Good morning, class. Welcome once again. Myself Shreya Chandra and आज का जो टॉपिक है वो है मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. ठीक. अब यहाँ पे सबसे पहली जो बात है वो ये समझने वाली है कि डेमोक्रेसी क्या होती है. ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी सिस्टम ओनली. ठीक है. तो what is the meaning of democracy is the first main question that you have to understand. That democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. Alright, rulers are elected by the people in a free and a fair elections. ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको. It says that democracy is a form of government. डेमोक्रेसी क्या है? एक गवर्नमेंट का फॉर्म है. इन विच रूलर्स, जो रूल करते हैं यानी जो सरकार होती है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या हुआ? फ्री मतलब कि आपको उस इलेक्शन में वोट करने के लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. राइट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. आप अक्सर देखते होंगे जब भी इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, तो हम लोग बस सिर्फ अपनी आई कार्ड लेके और बूथ पर जाके हम लोग उसको अपनी वोटिंग हम लोग कर देते हैं. ठीक. एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता है कि हाँ आपको इस पे वोट करना है या उस पे वोट करना है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से रूलर को जिताना चाहते हैं, कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हैं. नोबडी विल फोर्स यू फॉर एनीथिंग. राइट. तो इसलिए यहाँ पे क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फंडामेंटल रूल्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत रहते हुए हमें एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है जो देश के जो सिटीजन हैं उनके द्वारा चुना जाता है. तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये कहा जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम. यहाँ पे सरकार क्या है? सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है. ठीक. सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है. जो भी रूल करता है उसको कौन चुनता है? हम सिटीजन्स चुनते हैं. ऑलराइट. तो दैट इज द मेन पावर दैट वी हैव. ऑलराइट. अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इनके फीचर्स दिए हुए हैं, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, उनको अब हम लोग आगे देखेंगे. तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉपुलर सोवर्निटी. पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब क्या हो गया? लोकप्रिय संप्रभुता. ठीक. अब इसको हम देखते हैं. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सोवर्निटी. पीपल कैन एक्सरसाइज देयर पावर इन डेमोक्रेसी. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. द गवर्नमेंट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द कॉमन मास फॉर इट्स एवरी ओमिशन एंड कमीशन. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सोवर्निटी. ठीक. पीपल कैन एक्सरसाइज देयर पावर इन डेमोक्रेसी. जो लोग हैं वो अपने पावर को यूज कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत. ठीक. और साथ ही साथ लोग अपने मतलब इसमें क्या होता है, जब डेमोक्रेसी सिस्टम होती है तो हर पार्टी, हर रूलर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है. ठीक. उसी तरीके से जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो इसका मतलब जो सिटीजन हैं उन्होंने किसको चुना है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है. ठीक. अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, तो वो क्या हैं? वो भारत देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हम सिटीजन ने चुना है एज अ पीएम. तो वो कहीं भी अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. तो ये क्या है? द गवर्नमेंट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द कॉमन मास.
यानी जब हम एक बार किसी को हम रिप्रेजेंट के तौर पर चुन लेते हैं तब वो कहलाती है गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितने भी काम लोगों के हित पे हो रहे हैं या लोगों के लिए हो रहे हैं, उन सारे कामों के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो कि यहाँ पे आपको नाम नहीं दिखेगा लेकिन आप लोग नाम लिख लीजिए, जो कि नाम है आपका मेजॉरिटी रूल्स। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक समानता, मेजॉरिटी रूल्स। अब ये क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। भाई, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे इक्वालिटी को बहुत वैल्यू रखा जाता है, मतलब बहुत वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी टर्म बार बार यूज किया जा रहा है, लोकतांत्रिक, वो क्या है? वो एक पॉलिटिकल इक्वालिटी के बेस पर चुना जाता है, किया जाता है। इट मीन्स ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, creed, religion, race or sex are considered to be equal before law and enjoy equal political rights. ठीक है, political equality gives the right to vote to every citizen. अब राजनीतिक समानता का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर राजनीतिक का मतलब गवर्नमेंट चुनने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट चुनने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनको हम राजनीतिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जब राजनीति की बात आती है, जब गवर्नमेंट को चुनने की बात आती है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है इक्वालिटी। ठीक, कोई भी इंसान किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं से भी हो, उसको पूरा हक है, इक्वल राइट उसको मिलता है वोट करने का, यानी उसको पूरा हक मिलता है अपनी सरकार को चुनने का। ठीक, तो ये यहाँ पर यानी ये एक कह लीजिए एक फीचर है जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं या जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, तो अभी जितनी भी आप पॉइंट्स पढ़ेंगे वो सब क्या है? फीचर्स है। फीचर्स मतलब विशेषताएं, गुण। ठीक है, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लागू होते हैं। ऑलराइट, जैसे आपका हो गया फर्स्ट आपका हो गया सोवर्निटी, पॉपुलर सोवर्निटी, फिर दूसरा आपका हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका है मेजॉरिटी रूल्स। अब मेजॉरिटी रूल्स क्या कहता है कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, मेजॉरिटी रूल्स को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? कह लीजिए कि अधिकांश नियम। ठीक, मेजॉरिटी मतलब अधिकांश, रूल्स मतलब नियम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिसमें कोई भी अगर हम डिसीजन लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी है लोगों की, ठीक है, मेजॉरिटी है लोगों की, तो वो डिसीजन हम लोग लीगल मान लेते हैं। ठीक है भाई, वोटिंग जो होती है वो भी क्या है? वो भी तो मेजॉरिटी का ही पार्ट है। जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलते हैं, ज़्यादा वोट मिलते हैं, इसका मतलब मेजॉरिटी किसके साथ है? उस पर्टिकुलर पार्टी के साथ है या इंसान के साथ है। तो ये क्या हो गया कि ज़्यादा लोग उसके साथ है, ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं वो क्या हो जाता है? मेजॉरिटी हो जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एक्चुअल गवर्नमेंट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द पार्टी विच ऑब्टेन्स द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। ठीक, सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, यानी जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी एज अ प्रेजेंट गवर्नमेंट। समझ में आ गई बात? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा है। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे है वो है फेडरल। ठीक, फेडरल का मतलब क्या हो गया? संघीय। ठीक है, संघीय। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक दूसरा फीचर बता रहे हैं हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में कि द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स।
अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट्स आर ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब जो अपने हिसाब से सारे काम करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। दे हैव फुल फ्रीडम इन सर्टन मैटर्स एंड इन सम अदर मैटर्स दे आर डिपेंडेड ऑन सेंटर। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फेडरल का मतलब क्या हो गया, संघीय। यहाँ ये कहा जाता है कि जो इंडिया है, जो भारत देश है, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी सबसे ज्यादा स्टेट्स आपको भारत में ही मिलेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि जो स्टेट्स हैं उनको हमने बांध कर नहीं रखा है। जितने भी स्टेट्स हैं उनको अपना पूरा पूरा फ्रीडम है कुछ मामलों में कि वो अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करें, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर होना पड़ता है, यानी डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं एक कंट्री में, जितने स्टेट्स हैं उनको हम फुली छूट देते हैं कि आप अपने हिसाब से अपने स्टेट को चलाइए। जो आपके हर स्टेट के जो सीएम होते हैं यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हर स्टेट को, और उनको कहा जाता है कि आप अपने स्टेट को अपने हिसाब से चलाइए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि हम कुछ मामलों में आपके स्टेट को कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपको जैसे काम करना है आप वैसे करिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की राय मशवरा लेनी पड़ेगी। तो दिस पॉइंट इज नोन एज फेडरल, दैट इज संघीय। ठीक, फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपका आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया आपका सामूहिक जिम्मेदारी। ठीक, तो ये कहते हैं कि इन द इंडियन डेमोक्रेसी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ध्यान दीजिएगा, इन द इंडियन डेमोक्रेसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स both in states and center are collectively responsible for their respective legislative. No minister is alone responsible for any act of the government. The entire council of ministers are responsible for all the activities. यानी अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा अगर कोई बिल पास किया जाता है, कोई एक्ट पास किया जाता है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए से कोई एक गवर्नमेंट कोई एक मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जितने भी मिनिस्टर्स बने होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक, अगर कोई बिल पास होता है तो उस बिल पास कराने की जिम्मेदारी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उठाई रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट कोई बिल पास कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर ये बिल आ जाता है कि जो पैंडेमिक एरा चल रहा है, ये जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, उस पैंडेमिक टाइम के दौरान सबका फ्री इलाज होगा, अगर ये पॉलिसी निकाल देती है हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, तो यहाँ पे वो जब पॉलिसी बन के आ जाएगी, जब वो अप्लाई हो जाएगी, तो उस अप्लाई करने में या उस पॉलिसी को लागू करने में सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी जो सरकार है प्रेजेंट में, उसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको अगर हम कलेक्टिवली नाम दें तो उनको नाम देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी या उस पर्टिकुलर बिल को पास करने में ये पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी में होता है कि हर चीज़ किस पे निर्भर होती है, मतलब किसी एक पे नहीं निर्भर होती है, सबके ऊपर निर्भर होती है, मेजॉरिटी पे बेस्ड होती है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है पॉइंट है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन।
फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या हो गया, राय का गठन। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट must provide institution through which public opinion on various matters can be formed, through which public opinion on various matters can be formed. Legislature provides the most important platform to estimate and express the public opinion. फिर से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो लोगों की राय लेती है। ठीक है, लोगों की राय लेती है। मस्ट प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन थ्रू विच पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस मैटर्स कैन बी फॉर्म। अब अगर मान लीजिए जैसे पिछले पॉइंट में हमने बात करी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म में, कि अगर मान लीजिए कि हेल्थ मिनिस्टर ये बात कह देते हैं या पॉलिसी या बिल पास कर देते हैं कि पैंडेमिक टाइम से रिलेटेड जो भी इलाज होगा वो फ्री होगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि ये बिल उनको पास करना है तो इस पे क्या करेंगे, वो पब्लिक की ओपिनियन लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जब पब्लिक की ओपिनियन लेंगे तब जाके वो डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर ही इज टेकिंग द राइट डिसीजन और नॉट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पे पब्लिक मतलब उस देश के सिटीजन्स का भी पूरा योगदान हो। ऑलराइट, फिर यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक, रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों की राय का सम्मान। अब ये क्या कहते हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप मेजॉरिटी रूल्स बट ओपिनियंस ऑफ माइनॉरिटीज आर ऑल्सो गिवन रिस्पेक्ट। ठीक, ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें मेजॉरिटी को तो मेजॉरिटी की जो ओपिनियन होती है उसको माना जाता है, लेकिन इसके अलावा जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो माइनॉरिटीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके भी सजेशंस, उनके भी ओपिनियंस का पूरा यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। ठीक, यानी फिर यहाँ पे कौन सी बात आ गई, यहाँ पे आ गई बात इक्वालिटी की। ठीक है, ये कहते हैं आगे कि दे आर इनकरेज टू गिव देयर ओपिनियन, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो आगे बढ़कर अपने ओपिनियन दें, जो पर्टिकुलर पॉइंट है या कह लीजिए कि जो भी मैटर है उस पे वो आके अपनी राय दें। ठीक, डेमोक्रेसी बीइंग अ गवर्नमेंट बाय फ्री डिस्कशन एंड क्रिटिसिज्म इनकरेज बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रपोजल। भाई जाहिर सी बात है, जब हम कोई अपनी बात रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात को सभी लोग माने। ठीक है, या जो हम चाहते हैं वो सभी लोग कहें, नहीं, वहाँ पे आपके कुछ फॉर में भी होंगे और कुछ अगेंस्ट में भी होंगे, कुछ आपकी राय से सेटिस्फाई भी होंगे और कुछ अनसेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्री डिस्कशन और क्रिटिसाइज करने की पूरी कह लीजिए फ्रीडम है। फिर ये कहते हैं द मेजॉरिटी मस्ट टॉलरेट द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी, अदरवाइज डेमोक्रेसी विल डीजनरेट इनटू अथॉरिज्म। अथॉरिज्म मतलब क्या हो गया कि अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी का पावर किसी के हाथ में होना, लेकिन यहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी में कि किसी का पावर किसी के हाथ में नहीं है, यहाँ पे सब एक इक्वल मंच पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मेजॉरिटी की बात आती है तो मेजॉरिटी को टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना चाहिए जो भी माइनॉरिटी की तरफ से या माइनॉरिटी की कैटेगरी की तरफ से ओपिनियंस आते हैं। ठीक, अगर ऐसा टॉलरेंस का मतलब लेवल नहीं मेंटेन रहेगा तो यहाँ का जो इक्वालिटी है, जिसके बेस पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमें बताता है, यानी ये पॉइंट हमें ये बताता है
कि हमें एक दूसरे की ओपिनियंस का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका 8th पॉइंट, और 8th पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर राइट। प्रोविजन फॉर राइट, इसका क्या मतलब हो गया कि जो अधिकार हैं आपके उनका प्रावधान। ठीक, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल डिग्निटी बाय गिविंग वेरियस राइट्स टू द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to form association और union, educational और cultural rights। यानी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि provision for right का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे अधिकार हैं उनको हम कैसे यूज़ करें। यानी पहली चीज़ तो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक, कि हमें अधिकार क्या दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया, दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन स्पीक, यू हैव फुल फ्रीडम in a democratic system। You can speak, you can express yourself the way you want, you can form any kind of association, you can form any kind of union, you have lots of cultural rights। यानी कि आप अपने रिलीजन से रिलेटेड आप जो फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट ओनली, दैट गवर्नमेंट हैज गिवन यू पर्टिकुलर राइट to celebrate your religious festivals, right? So these all the rights that we individual, as a individual person, we have got all these rights। तो ये सब हमारे अधिकार हैं कि हम अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें, हमारे अंदर जो हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो हम कह सकें, ठीक है, हम पढ़ाई कर सकें। ये सब हमें गवर्नमेंट के द्वारा अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों का हम एज अ इंडिविजुअल जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चले और हम इस देश को और बेटर वे में एक अच्छी दिशा में हम ले जा सकें। क्योंकि एक देश का डेवलपमेंट कैसे होता है, जितनी ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन होगी, जितने ज़्यादा लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी, ठीक। क्योंकि वो देश कभी नहीं ऊपर उठ पाता है जहाँ पे लोग डर के रहते हैं, और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग डर के नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, कानून के जो नियम होते हैं, ठीक। इन डेमोक्रेसी देयर इज द रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ओवरऑल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस लॉ कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। यानी अगर कोई लॉ बना हुआ है, अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप क्या हैं, आप कल्प्रिट हो जाएंगे, ठीक। कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपके साथ नहीं होगा। अगर आपने किसी लॉ को उल्लंघन किया है तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। जैसे अभी लॉकडाउन लगा है, अगर हम लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें जेल हो जाएगी, हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, और वी विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द क्रिमिनल कैटेगरी, राइट। तो कहीं ना कहीं रूल्स बने हुए हैं और उन रूल्स को फॉलो करना भी बेहद ज़रूरी है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, एक कह लीजिए मैनेजेबल सिस्टम है, जिसके अंडर हमें फ्रीडम भी दी गई है, हमें हमारे लिमिट्स भी बताए गए हैं, और हमें हर चीज़ की किस तरीके से हमें कौन सा रिलीजन हमें फॉर्म करना है, कौन सा रिलीजन हमें फॉलो करना है, कौन से कल्चर को हमें फॉलो करना है, ये सारी फ्रीडम हमें मिल रखी है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं, 10th आपका जो पॉइंट है वो है रूल बाय कंसेंट, ठीक। रूल बाय कंसेंट का मतलब क्या हो गया, सहमति। कंसेंट मतलब सहमति, ठीक है। तो सहमति से जो नियम बनते हैं, अब सहमति यहाँ पे क्या हो गया, अब आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसेंट इन जनरल बट नॉट ऑन फोर्स। यानी यहाँ पे आपकी सहमति पे चीज़ें होती हैं,
कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं होती है, यानी प्रेशर नहीं दिया जाता है। जैसे अभी हमने जब डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी यहाँ पे आपका कंसेंट लिया जा रहा है, ठीक है, आपकी सहमति ली जा रही है, आपको धक्का नहीं दिया जा रहा है, आपको प्रेशर नहीं किया जा रहा, आपको डराया नहीं जा रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सहमति की बात होती है कि बाय कलेक्टिंग कंसेंट फ्रॉम मेजॉरिटी थ्रू डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, ठीक। अभी हम लोग ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पढ़े जिसमें मेजॉरिटी की बात हुई थी। तो अब आप दिमाग में ये आता है कि किस तरीके से सरकार मेजॉरिटी मतलब लेती है लोगों की, या किस तरीके से कंसर्न करती है। तो इसी तरीके से करती है कि कोई डायलॉग के थ्रू, यानी लोगों से इंटरव्यू के थ्रू, लोगों से डिबेट करवाती है, लोगों से डिस्कशन पैनल बनवाती है, उस पर डिस्कस करती है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, मेजॉरिटी लेती है लोगों के कंसर्न लेती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो कहता है कि इम्प्लाइज ओपन सोसाइटी। इम्प्लाइज ओपन सोसाइटी का मतलब क्या हो गया कि एक खुला समाज, ठीक, खुला समाज। इसीलिए खुला समाज का मतलब क्या हो गया कि जैसे गवर्नमेंट और जो समाज है, यानी गवर्नमेंट और जो सिटीजन है, उनके बीच कोई चीज़ छुपी ना रहे, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, इस पॉइंट में, कि डेमोक्रेसी implies free and open society. Every activity of the government is based on the public opinion. Different association, unions, organizations are formed to discuss the problems openly and to find out solution for the problems. यानी अगर मान लीजिए कि कोई भी देश में प्रॉब्लम चल रही है और उसको सॉल्व करने के लिए मतलब उसको सॉल्व करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लोगों से बात करेगी, गवर्नमेंट बाहर निकलेगी, हम सिटीजन से बात करेगी, उस पर्टिकुलर देश के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे बात करेगी, उनके व्यूज़ लेगी, उनका कंसेंट लेगी, उनकी राय लेगी, तब जाके कहीं वो कोई डिसीजन बनाने में समर्थ हो पाएगी, ठीक। तो ये जो लोगों का डिसीजन होता है लेने का, या लोगों की जो ओपिनियंस होती है जानने की, ये कहाँ पे हो सकती है, ये तभी हो सकती है जब हम एक समाज में समाज के लोगों से बाहर निकल के बातचीत करने आएंगे, ठीक। तो ये कहाँ पे होगा, ये एक खुले समाज में होगा, यानी एक ओपन सोसाइटी में होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है आपका वो है पॉइंट गवर्नमेंट बाय कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, गवर्नमेंट बाय कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हो गया, समझौते के द्वारा जो सरकार होती है, ठीक। अब डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। भाई डेमोक्रेसी का मतलब अभी हम लोग ने ये पढ़ा था कि यहाँ पे लोग चुनते हैं रूलर्स को, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। मतलब आगे देखिए इसका, डिफरेंट ओपिनियंस आर टू बी कंसिडर्ड विद इन द रूलिंग पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी। देयर इज plurality of ideas to which the government has to take into consideration। यानी कब देखिए हर इंसान के कुछ दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जो गवर्नमेंट ख़राब होती है, अच्छी होती है, कभी उसका काम अच्छा लगता है, कभी उसका काम नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ आता है। जब लोग गवर्नमेंट के द्वारा कोई काम किया गया होता है और वो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़, ठीक। क्योंकि तुरंत के तुरंत तो लोग गवर्नमेंट को हटा नहीं देंगे, क्योंकि उसका क्या होता है, टेन्योर होता है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, और 5 ईयर्स के पहले हम गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो चल रही है, जो राज्य कर रही है, उसके आगे हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये जो एक डेमोक्रेसी होती है वो चलती है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इट इज़ अ वेलफेयर गवर्नमेंट, यानी कह लीजिए कि ये एक कल्याणकारी सरकार होती है। जो भी सरकार हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनते हैं वो कैसी सरकार होती है, वो कल्याणकारी सरकार होती है, यानी वेलफेयर के तौर पर वो काम करती है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव वेलफेयर गवर्नमेंट। ठीक, डेमोक्रेसी इज अ पावरफुल वेपन थ्रू विच ऑल राउंड वेलफेयर इज पॉसिबल। As a welfare government, it retains individuals' freedom, liberty, dignity, etc. यानी बेसिकली ये जो गवर्नमेंट हम लोग फॉर्म करते हैं ये किस लिए फॉर्म करते हैं? अपने भले के लिए ही फॉर्म करते हैं, अपने कल्याण के लिए फॉर्म करते हैं। और कल्याण किस तरीके का? भाई रोड बन जाएगी, हमें अच्छी अच्छी स्कीम्स मिलेंगी, या कह लीजिए कि हमारे जो बाहरी देश हैं उनसे हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, हम मुश्किल घड़ी में हम साथ में खड़े होंगे। यही सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से हम लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं, और यही सारी पॉइंट्स हैं जिनके वजह से हम लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारा कल्याण करेगी। तो बेसिकली जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वो किस तरीके की कंट्रीज़ होती हैं? वेलफेयर कंट्रीज़, यानी कल्याण करने वाली गवर्नमेंट होती है। ठीक, फिर जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं वो है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, यानी न्यायपालिका मतलब जहाँ पे आपको न्याय मिलता है वो हो गया, यानी कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जहाँ भी आप न्याय के लिए जाएंगे वो न्यायपालिका क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी के फोर्स के अंडर काम नहीं करती है और उसके सामने हर इंसान इक्वल है। चाहे वो बड़ा सा बड़ा नेता आपके सामने खड़ा हो या मामूली सा मामूली इंसान आपके सामने खड़ा हो, आप सबको एक समान देखेंगे। ठीक, द जुडिशरी डज नॉट डिपेंड ऑन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। नो गवर्नमेंट ऑर्गन कैन इन्फ्लुएंस जुडिशरी, यानी कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गन, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंसान, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी डिपार्टमेंट जुडिशरी को फोर्स नहीं डाल सकता किसी भी डिसीजन के लिए। ठीक, इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी न्यूज़ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई, इस तरीके के सेंटेंस आप लोग देखते होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब जुडिशरी है। ठीक, जुडिशरी है जो कि इंडिपेंडेंट काम कर रही है और उसके सामने सभी एक समान है। तो ये था आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम के कुछ फीचर्स, ठीक, जो कि हमारे देश में लागू हुए हैं और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ भी लागू हैं। तो जल्दी से हम लोग एक बार फीचर्स के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला फीचर था आपका पॉपुलर सोवरेनिटी, दूसरा था आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी, फिर तीसरा था आपका मेजॉरिटी रूल्स, फिर फेडरल, फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्स्थ वाज फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियन एंड ऑफ माइनॉरिटी, एट्थ वाज प्रोविजन ऑफ फॉर राइट, ninth was rule of law, 10th was rule by consent, and 11th was implies open society, 12th was government by compromise, 13th was it is a welfare government, and 14th was independent judiciary. बेसिकली आप डेमोक्रेसी का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। ये एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन का एक पार्ट है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं उन्हें कौन सेलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है, वहाँ के पर्टिकुलर देश के जो रह रहे सिटीजन्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, उस रूलर को वो अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। ठीक, तो ये था आपका डेमोक्रेसी और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक you for today, and we will be back tomorrow with a new topic. Thank you, class.